हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पादप शारीरिकी यानी कि प्लांट एनाटॉमी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक और जिसका नाम है द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री मूल के अंदर अंतर। यानी कि हम डाइकोट रूट और मोनोकोट रूट के बीच में डिफरेंस पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम डिफरेंसेस को चालू करते हैं मूलीय त्वचा से। सबसे बाहर की तरफ, मूल के अंदर सबसे बाहर की तरफ क्या होती है? तो मूलीय त्वचा होती है। याद रखें, मूल के लिए हम अधिचर्म वर्ड यूज नहीं करते हैं। तनों वगैरह के अंदर और पत्तियों के अंदर तो हम सबसे बाहरी परत के लिए अधिचर्म शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन मूल के अंदर हम अधिचर्म शब्द के स्थान के ऊपर मूलीय त्वचा शब्द का उपयोग करते हैं। मूलीय त्वचा को हम इंग्लिश के अंदर एपिब्लेमा भी कहते हैं, इसे हम राइजोडर्मिस भी कह सकते हैं और इसे हम पिलीफेरस लेयर भी कहते हैं। तो आइए जाने कि ये मूलीय त्वचा द्विबीजपत्री मूल और एक बीजपत्री मूल के अंदर कैसी होती है। तो यहां पर देखिए, मूलीय त्वचा एक परतीय होती है, सिंगल लेयर्ड होती है। रंध्र व उपत्वचा अनुपस्थित होते हैं, यानी कि मूलों के ऊपर, वैसे भी मूलों की जो मूलीय त्वचा होती है उसके ऊपर रंध्र और उपत्वचा यानी कि स्टोमेटा और क्यूटिकल दोनों ही अनुपस्थित होते हैं। और साथ के साथ यहाँ पर एक कोशिकीय मूल रोम यानी कि यूनिसेलुलर रूट हेयर जो होते हैं वो यहाँ पर उपस्थित होते हैं। लेकिन इस मूलीय त्वचा की विशेषता है कि द्विबीजपत्री मूल के अंदर जो मूलीय त्वचा होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है, अल्पकाली होती है, बहुत लंबे समय तक ये बनी नहीं रहती है, आगे चलकर नष्ट हो जाती है। यहाँ पर देखेंगे एक बीजपत्री मूल के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर भी जो एपिब्लेमा है यानी कि मूलीय त्वचा है वो एक परतीय होती है। यहाँ पर भी रंध्र नहीं होते हैं, उपत्वचा नहीं होती है, एक कोशिकीय मूल रोम यहाँ पर भी उपस्थित होते हैं और मूलीय त्वचा जो होती है वो चिरस्थायी होती है, परसिस्टेंट होती है, लंबे समय तक बनी रहती है। तो यहाँ पर आप अंतर देख सकते हैं कि डाइकोट रूट के अंदर, द्विबीजपत्री मूल के अंदर मूलीय त्वचा अल्पकाली है, शॉर्ट लिव्ड है, और यहाँ पर मूलीय त्वचा चिरस्थायी है, प्रोमिनेंट है, परसिस्टेंट है। अब देखिएगा, जब हम लोग डाइकोट स्टेम और मोनोकोट स्टेम जब पढ़ते थे तो एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस होता था, लेकिन यहां पर आप देखो कि जब मैं आपको द्विबीजपत्री मूल और एक बीजपत्री मूल के बीच में अंतर पढ़ा रहा हूं तो मैंने यहां पर हाइपोडर्मिस नहीं लिखा है। क्यों? उसका एक बहुत बड़ा कारण है। आपको यह मालूम होना चाहिए कि कभी भी दुनिया की जितनी भी मूलें होती है, अब चाहे वो डाइकोट रूट हो चाहे वो मोनोकोट रूट हो, हमेशा ही रूट्स के अंदर अधिचर्म के नीचे हाइपोडर्मिस यानी कि अधश्चर्म टोटली अनुपस्थित होती है। इसीलिए मैंने यहां पर हाइपोडर्मिस का जिक्र नहीं किया। इसका मतलब यह हुआ कि मूलीय त्वचा के ठीक नीचे से क्या चालू हो जाता है? तो कॉर्टेक्स चालू हो जाता है। कॉर्टेक्स को हम हिंदी के अंदर वल्कुट कहते हैं। अब यूं देखा जाए तो द्विबीजपत्री मूल और एक बीजपत्री मूल दोनों के अंदर ही आप देखेंगे तो कॉर्टेक्स बहुत बढ़िया विकसित होता है, लेकिन यहां पर मैंने कम विकसित लिखा है। कम विकसित का मतलब ये नहीं है कि डाइकोट रूट के अंदर कॉर्टेक्स विकसित नहीं होता है। कम विकसित का मतलब है एक बीजपत्री मूल के वनस्पत कंपैरेटिवली यहां पर ये कम विकसित है और एक बीजपत्री मूल के अंदर जो कॉर्टेक्स है वो ज्यादा विकसित है, इसके वनस्पत ये ज्यादा विकसित है। तो विकसित तो यहां पर भी है, लेकिन इसकी अपेक्षा यहां पर ये कम विकसित है और इसकी अपेक्षा ये क्या है? अधिक विकसित है। ओके, नाउ वल्कुट के ठीक नीचे, वल्कुट के ठीक नीचे क्या आता है? अंतःचर्म। अंतःचर्म को एंडोडर्मिस कहते हैं, लेकिन एंडोडर्मिस पढ़ने के पहले भी आपको एक और इंफॉर्मेशन होनी चाहिए एक्सोडर्मिस के बारे में। अब ये एक्सोडर्मिस क्या होती है? बेसिकली क्या होता है कि कॉर्टेक्स की जो बाहरी कोशिकाएं होती है, बाहरी कॉर्टेक्स की जो कोशिकाएं होती है, बाहरी कॉर्टेक्स की कोशिकाओं पर कभी कभी सुबेरिन और क्यूटीन का जमाव हो जाता है। जब कॉर्टेक्स की बाहरी कोशिकाओं के ऊपर सुबेरिन का और क्यूटीन का जमाव हो जाता है तो हम इन्हें एक्सोडर्मिस कहते हैं। तो एक्सोडर्मिस जो है वो यहां पर देखो, बाहरी कॉर्टेक्स एक्सोडर्मिस में विभेदित नहीं होता है। मतलब मैं कहना चाहता हूं कि द्विबीजपत्री मूल में जो बाहरी कॉर्टेक्स होती है उसकी कोशिकाएं जो है उनके ऊपर सुबेरिन और क्यूटीन का जमाव नहीं होता है, तो वो एक्सोडर्मिस में विभेदित नहीं होती है। लेकिन यहां पर मैं ये ध्यान दिला दूं, मैंने यहां पर स्टार पॉइंट बना दिया है कि कुछ डाइकोट रूट में, कुछ द्विबीजपत्री मूल में एक्सोडर्मिस हो सकती है, लेकिन यहां पर यदि एक बीजपत्री मूल के अंदर देखेंगे तो एक्सोडर्मिस यहां पर विभेदित है। यानी कि कॉर्टेक्स की बाहरी कॉर्टेक्स जो होती है उसकी कोशिकाओं के ऊपर
बाहरी कॉर्टेक्स की कोशिकाओं के ऊपर सुबेरिन और क्यूटीन का जमाव हो जाता है। जब कॉर्टेक्स की बाहरी कोशिकाओं के ऊपर सुबेरिन और क्यूटीन का जमाव हो जाता है तो हम उसको एक्सोडर्मिस कहते हैं। यानी कि मैं यहां पर कह सकता हूं बाहरी कॉर्टेक्स की कोशिकाएं एक्सोडर्मिस में विभेदित हो जाती है, यहां पर बाहरी कॉर्टेक्स की कोशिकाएं एक्सोडर्मिस में विभेदित नहीं होती है, हालांकि कुछ डाइकोट रूट्स में एक्सोडर्मिस हो सकती है। अब आ जाते हैं कि कॉर्टेक्स के नीचे क्या उपस्थित होता है, अंतःशर्म यानी कि एंडोडर्मिस। डाइकोट रूट हो चाहे मोनोकोट रूट हो, दोनों के अंदर ये एंडोडर्मिस होती है, तो यहां पर उपस्थित होती है। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि एंडोडर्मिस में अधिकांश स्थानों के ऊपर तो सुबेरिन और लिग्निन का जमाव हो जाता है। तो एंडोडर्मिस में अधिकांश स्थानों के ऊपर लिग्निन और सुबेरिन का जब जमाव हो जाता है तो जमाव पट्टियों के रूप में होता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, कैस्पेरिन पट्टियां कहते हैं। लेकिन एंडोडर्मिस की कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जिनके ऊपर कैस्पेरिन पट्टियों का जमाव नहीं होता है और वो प्रोटोजाइलम यानी कि आदि दारू के सम्मुख होती है। ऐसी जो कोशिकाएं होती है उनको पैसेज सेल या पथ कोशिकाएं कहते हैं। लेकिन यहां पर डाइकोट रूट में देखोगे तो एंडोडर्मिस उपस्थित तो है, लेकिन उसमें पथ कोशिकाएं यानी कि मैं कहना चाहता हूं पैसेज सेल होती तो है लेकिन स्पष्ट नहीं है, क्लियर कट नहीं है। यहां पर एक बीजपत्री मूल के अंदर अंतःशर्म उपस्थित होती है, लेकिन इसका सबसे बड़ा फीचर है कि एक बीजपत्री मूल के अंदर जो पथ कोशिकाएं होती है, आदि दारू के सम्मुख एंडोडर्मिस की कोशिकाएं को हम पथ कोशिकाएं कहते हैं। और यहां पर पथ कोशिकाएं यानी कि पैसेज सेल्स, पथ कोशिकाओं को कहते हैं पैसेज सेल्स। ये पैसेज सेल बहुत क्या होती है, स्पष्ट होती है। अब यदि देखोगे तो अंतःशर्म के नीचे क्या स्थित है, तो अंतःशर्म के नीचे परिरंभ होती है। परिरंभ को हम क्या बोलते हैं, पेरीसाइकिल कहते हैं। पहले आपको ये बता दूं कि जब हम लोग डाइकोट स्टेम्स वगैरह जब पढ़ रहे थे, द्विबीजपत्री तने पढ़ रहे थे, तो हमने कहा था कि परिरंभ जो होती है वो बहुपर्ती होती है और मृदुतक और दृढ़ोतक की बनी होती है। लेकिन यहां पर आप देखोगे तो परिरंभ जो होती है वो डाइकोट रूट में एक पर्ती होती है, मृदुतकी होती है यानी कि मृदुतक उत्तक की बनी होती है और इसके 3 कार्य होते हैं। यानी कि यहां पर पेरीसाइकिल के 3 काम है। एक काम तो है कि परिरंभ के द्वारा पार्श्वमूल का निर्माण होता है, कॉर्केधा का निर्माण होता है और साथ ही कुछ भाग किसका, संवहनेधा का भी इसके द्वारा निर्मित होता है। यानी कि मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर डाइकोट रूट के अंदर परिरंभ के क्या क्या कार्य, इनके द्वारा पार्श्वमूलों का निर्माण होता है, लेटरल रूट्स का निर्माण होता है, साथ के साथ कॉर्क एधा यानी कि कॉर्क कैम्बियम का निर्माण होता है और साथ ही कुछ भाग संवहनेधा यानी कि वेस्कुलर कैम्बियम का भी बनता है। यहां पर आप देखोगे एक बीजपत्री मूल के अंदर देखोगे तो यहां पर जो है वो यहां पर भी जो पेरीसाइकिल होती है एक पर्ती होती है, मृदुतकी होती है। लेकिन इसमें और इसमें बड़ा अंतर यह है कि एक बीजपत्री मूलों में परिरंभ का केवल एक कार्य होता है और वो है पार्श्व मूलों का निर्माण यानी कि लेटरल रूट्स का निर्माण। अब आप परिरंभ के भीतर की ओर जो अंदर का भाग है उसमें क्या स्थित होते हैं, संवहन पुल स्थित होते हैं, वेस्कुलर बंडल स्थित होते हैं। तो संवहन पुल जो है उसका प्रकार कैसा है, संवहन पुल का प्रकार कैसा है, तो प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको संवहन पुल कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में बता रखा है। आप उस वीडियो को देखकर ये जान सकते हैं कि किस तरीके का होता है। तो यहां पर देखिए संवहन पुल का प्रकार कैसा है, तो अरीय संवहन पुल होते हैं। यहां पर द्विबीजपत्री मूल में कैसे होते हैं, अरीय होते हैं, बाह्य आदि दारुक होते हैं और खुले प्रकार के होते हैं यानी कि रेडियल, एक्सार्क और ओपन। राइट, ओपन इसलिए लिखा है क्योंकि यहां पर एधा उपस्थित होती है, कुछ ही देर में मैं बताऊंगा आपको। अरीय होते हैं, बाह्य आदि दारुक होते हैं और खुले प्रकार के होते हैं यानी कि रेडियल, एक्सार्क और खुले प्रकार के होते हैं। ऐसे संवहन पुलों को हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर याद रखने के लिए हम बोल सकते हैं रियो यानी कि रेडियल, एक्सार्क और ओपन वेस्कुलर बंडल। जबकि एक बीजपत्री मूलों के अंदर वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं, तो ये तो मूलों की विशेषता है। हम जानते हैं कि संवहन पुल जो होते हैं वो अरीय होते हैं, बाह्य आदि दारुक होते हैं और साथ के साथ कैसे होते हैं, बंद प्रकार के, क्योंकि हम जानते हैं कि एक बीजपत्रियों के अंदर एधा जो होती है वो अनुपस्थित होती है। तो संवहन पुल कैसे हो गए, बंद प्रकार के। तो कैसे हो गए, अरीय यानी कि रेडियल, बाह्य आदि दारुक यानी कि एक्सार्क और बंद यानी कि कैसे हो गए, क्लोज हो गए। तो हम ये कह सकते हैं रेडियल, एक्सार्क और कैसे हो गए, संवहन पुल कैसे हो गए, क्लोज हो गए। तो ये इंफॉर्मेशन थी किसके बारे में, संवहन पुल के प्रकारों के बारे में।
आइए जाने कुछ और अंतर इसके बारे में, कि जैसे कि आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि संवहन पुलों की संख्या कितनी होती है। अभी तो हमने देखा कि संवहन पुल के प्रकार कैसे होते हैं, अब जाने कि संवहन पुल की संख्या कितनी होती है। तो यहां पर नेक्स्ट कैरेक्टर आ जाता है आपके सामने कि संवहन पुल की संख्या, संवहन पुल की संख्या यानी कि नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल्स। नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल एक द्विबीजपत्री मूल के अंदर और एक बीजपत्री मूल के अंदर कितने होते हैं। तो संवहन पुल की संख्या की यदि बात करें तो मिनिमम 2 होते हैं और मैक्सिमम कितने होते हैं, 6 होते हैं। मिनिमम 2 वेस्कुलर बंडल द्विबीजपत्री मूल के अंदर, मिनिमम 2 से 6 वेस्कुलर बंडल होते हैं। 2 से 6 का मतलब है एक कंडीशन होती है डाई आर्क से, डाई आर्क से कैसा, हेक्सार्क, डाई आर्क से हेक्सार्क। समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। डाई आर्क से हेक्सार्क का मतलब होता है 2 का मतलब होता है डाई आर्क, 3 का मतलब होता है ट्राई आर्क, 4 का मतलब होता है टेट्रार्क, 5 का मतलब होता है पेंटार्क और 6 का मतलब होता है हेक्सार्क। इसीलिए हम कहते हैं डाई आर्क से हेक्सार्क, यानी कि 2 से 6 संवहन पुल होते हैं। जबकि एक बीजपत्री मूल के अंदर देखोगे तो हमेशा ध्यान रखना 6 से क्या होते हैं, 6 से अधिक संवहन पुल, 6 से अधिक संवहन पुल। और 6 से अधिक संवहन पुल जब होते हैं तो उसको हम पॉली आर्क कैटेगरी के अंदर लेते हैं। पॉली का मतलब होता है मैनी, तो यहां पर संवहन पुल क्योंकि 6 से अधिक है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, पॉली आर्क कहते हैं। और जब 2 से 6 हो तो क्या बोलते हैं, डाईआर्क से हेक्सार्क, डाईआर्क, ट्राईआर्क, टेट्रार्क, पेंटार्क, हेक्सार्क। और यहां पर 6 से अधिक होते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, पॉली आर्क कहते हैं। तो ये थी संवहन पुल की संख्या। अब आ जाते हैं, नेक्स्ट आते हैं कि ऐधा की बात करें कि ऐधा उपस्थित होती है या नहीं होती है। आपने अभी कुछ ही देर पहले देखा कि द्विबीजपत्री मूल में संवहन पुल जो थे वो खुले प्रकार के थे, तो ये बात तो तय है कि ऐधा उपस्थित होगी। लेकिन याद रखें ऐधा यानी कि कैम्बियम, ऐधा का निर्माण द्वितीयक वृद्धि के वक्त होता है। ऐधा का निर्माण द्वितीयक वृद्धि के वक्त होता है, मतलब ऐधा जो है वो शुरू से नहीं बनती है। जब पादपों के अंदर, द्विबीजपत्री मूलों के अंदर द्वितीयक वृद्धि होने वाली होती है तभी ऐधा का निर्माण होता है। और हम जानते हैं कि एक बीजपत्री मूल के अंदर ऐधा जो है वो क्या है, अनुपस्थित होती है। यहां पर कैम्बियम किसी भी प्रकार से नहीं पाई जाती है। ओके, नाउ ऐधा के बाद में हम आते हैं द्वितीयक वृद्धि। द्वितीयक वृद्धि समझते हैं ना, द्वितीयक वृद्धि का मतलब है सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ द्विबीजपत्री मूल हो चाहे द्विबीजपत्री तना हो, दोनों के अंदर चूंकि ऐधा पाई जा रही है इसलिए यहां पर भी द्वितीयक वृद्धि होती है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, द्वितीयक वृद्धि उपस्थित होगी, क्योंकि ऐधा जो है वो द्वितीयक वृद्धि के वक्त में बनती है। और यहां पर द्वितीयक वृद्धि अनुपस्थित होती है क्योंकि यहां पर ऐधा जो है वो अनुपस्थित है। हम जानते हैं ऐधा जो है वो रेस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, द्वितीयक वृद्धि के लिए। यहां पर चूंकि ऐधा नहीं है तो द्वितीयक वृद्धि भी नहीं है, यहां पर ऐधा है इसलिए द्वितीयक वृद्धि भी होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं, हम लास्ट पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं और वो है पित्त। पित्त का मतलब होता है मज्जा। द्विबीजपत्री मूल और द्विबीजपत्री तनों में एक बहुत बड़ा अंतर है कि द्विबीजपत्री तने के अंदर मज्जा क्षेत्र बहुत विकसित था, लेकिन यहां पर उल्टा है, द्विबीजपत्री मूल के अंदर मज्जा क्षेत्र जो होता है वो कम विकसित होता है। जबकि यहां पर आप देखोगे तो मज्जा क्षेत्र एक बीजपत्री मूल के अंदर कैसा होता है, अधिक विकसित। यहां पर मज्जा क्षेत्र अधिक विकसित है और यहां पर मज्जा क्षेत्र जो है वो क्या है, कम विकसित है। ओके, तो ये स्टूडेंट जो था, ये आज का जो वीडियो था वो डाइकोट रूट और मोनोकोट रूट के बीच में डिफरेंशिएशन था, यानी कि द्विबीजपत्री मूल और एक बीजपत्री मूल के अंदर हमने इस वीडियो के द्वारा अंतर स्पष्ट किए। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको डाइकोट स्टेम और मोनोकोट स्टेम के बीच में डिफरेंशिएशन करवाया था। नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आएगा वो वीडियो जो होगा वो डिफरेंशिएट करेगा डाइकोट लीफ और मोनोकोट लीफ को, यानी कि हम उस वीडियो के अंदर द्विबीजपत्री पत्ती और एक बीजपत्री पत्ती के अंदर हम विभेद करेंगे। तो मेरे नए वीडियो के लिए इंतजार कीजिएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक और शेयर कीजिए। मैं आपके लिए इसी तरीके से फ्री वीडियो बनाते रहूँगा। थैंक्स अ लॉट।